हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पार्ट 2। और कल मैंने आप लोगों को दिया था पार्ट 1, जिसमें मैंने आप लोगों को वेदों के बारे में बताया था। वेद जो होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 2। तो देखिए, पार्ट 2 जो होगा वो हम लोगों का होगा विदेशी यात्रियों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। विदेशी यात्री जो थे तो उनसे मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो यूनानी रोमन लेखक थे और जो चीनी लेखक थे, अरबी लेखक थे और अन्य लेखक, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो इसमें सबसे पहले आते हैं यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहला नाम आता है टेसियस का। तो देखिए, टेसियस जो थे तो ये थे राजवैद्य कहाँ के? ईरान के, यानी कि ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, टेसियस। तो इसके बाद देखिए, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो इसके बाद आते हैं देखिए हेरोडोटस। तो हेरोडोटस जो हैं वो इतिहास के पिता के नाम से जाने जाते हैं। इतिहास का पिता जो है वो किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो देखिए, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इतिहास का पिता जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हेरोडोटस को। और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो इसके बाद देखिए, पॉइंट हमारा आता है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रटस तथा ऑस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। और इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं मेगास्थनीज। तो देखिए, मेगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कि मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ऐसे पूछ दिया जाता है कि इंडिका जो है वो किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है मेगास्थनीज की। और इसके बाद हमारे आते हैं देखिए डाइमेकस। तो डाइमेकस जो थे ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। और अब हमारे आते हैं देखिए डायनोसियस यानी डायोनिसियस। तो ये जो थे ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। और अब ये आते हैं हमारे देखिए 7वें नंबर पर। तो इनका नाम है टॉलमी। तो देखिए, टॉलमी जो है तो इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी 2री शताब्दी में। और अब हमारे आते हैं देखिए प्लिनी। तो प्लिनी जो है तो इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। और अब आते हैं देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। और इसके बाद हमारे आते हैं देखिए चीनी लेखक। तो ये जो लेखक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है फाहियान का। तो फाहियान जो है यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। इसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है संयुगन का। तो संयुगन जो है ये
जो है 518 में भारत आए थे। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। और इसके बाद देखिए नाम आता है वेनसांग का। तो वेनसांग जो हैं ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वे भारतीय राजा कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शुद्ध था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो इसमें देखिए नोट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो इसमें देखिए लिखा है वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो वो थे आचार्य शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और अब देखिए आते हैं इत्सिंग। तो इत्सिंग जो थे यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसके बाद आते हैं देखिए अरबी लेखक। तो अरबी लेखक में सबसे पहला नाम आता है अल-बरूनी का। तो अल-बरूनी जो थे यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, यह तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद नाम आता है देखिए इब्न बतूता का। तो इब्न बतूता जो हैं वो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रिहला कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा एक एक चीज को। तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसकी यात्रा वृतांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। आप देखिए अन्य लेखकों में सबसे पहला नाम आता है तारानाथ का। तो ये एक तिब्बती लेखक था और इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए दूसरा नाम आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसके बाद देखिए दिया गया है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो देखिए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो अब देखिए दिया गया है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। एक पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं। तो अब देखिए दिया गया है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसीलिए इसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है मैंने। तो देखिए सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो अब देखिए दिया गया है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। और अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो दिया गया है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सबसे पहला लिखित साक्ष्य किसने, ये जो था सती प्रथा का, ये कहाँ मिला है, ये मिला है एरण अभिलेख में जिसके शासक भानुगुप्त हैं।
और अगला पॉइंट दिया गया है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। देखिए, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। किन शासकों ने किया था? यवन शासकों ने। इसके बाद देखिए, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दिया है, अरिकमेडु यानी कि पुदुचेरी के निकट जो है अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वो प्राप्त हुए हैं अरिकमेडु जो कि पुदुचेरी के निकट है। तो अब देखिए नोट इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार जिसको कहा गया है, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। तो अब देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं और उनके शासक कौन कौन है ये देख लीजिए। तो सबसे पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है ये। इनके शासक हैं कलिंग राज खारवेल। इसके बाद महत्वपूर्ण दूसरा अभिलेख है हमारा जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जूनागढ़, और इसके शासक हैं रुद्रदामन। इसके बाद नेक्स्ट जो अभिलेख आता है वो आता है नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख हैं गौतमी बलश्री। फिर हमारा आता है देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, तो ये है समुद्रगुप्त, इसके शासक हैं। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख के शासक कौन है? तो इसके शासक हैं समुद्रगुप्त। इसके बाद आता है हमारा एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख के शासक हैं पुलकेशियन द्वितीय। फिर आता है देखिए मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख के शासक हैं मालवा नरेश यशोवर्मन। फिर आता है ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख के शासक हैं प्रतिहार नरेश भोज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा देखिए भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। तो भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख के शासक हैं स्कंदगुप्त। और जो लास्ट अभिलेख है हमारा, तो देखिए इसमें दिया गया है देवपाड़ा अभिलेख। तो देवपाड़ा अभिलेख के शासक हैं बंगाल शासक विजयसेन। तो अब देखिए अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया गया है देखिए उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर। ये जो है ये स्थित है भुवनेश्वर में। फिर हमारा दिया है लक्ष्मण मंदिर, तो ये है खजुराहो में। फिर दिया है लिंगराज मंदिर, ये भी भुवनेश्वर में है। और दशावतार मंदिर ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और गोंडेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोग एक बार और अच्छे से आराम से बैठकर देख लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिस्ट्री की स्टार्टिंग हमारे चैनल पर हो चुकी है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और आपकी हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आसानी से सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। थैंक यू।